उस बरस मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। मम्मी पापा एक्सीडेंट में चले गए, कंपनी डूबने की कगार पर थी, और ठीक उसी वक्त जब मेरी बड़ी बहन जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी, मैंने उससे सारे नाते तोड़ दिए। हाँ, मैंने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया। 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। वो कामयाब हो गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे, सब उसे मैडम वो कहने लगे। फिर एक दिन एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में पूछा, इन सालों में आप सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार हैं? मैं बस उस लम्हे का अंदाजा लगा सकता हूँ। मेरी बहन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। बोली, अपने उस भाई की जो पैसों के लिए मुझसे झगड़ कर चला गया। फिर बिना रुके बोली, नहीं, अब वो मेरा भाई भी नहीं है। उस वक्त शायद मुझे तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्टर ने फिर पूछा, वो अब कैसा है? उसके बाद उस रिपोर्टर ने ऑनलाइन खोजबीन शुरू कर दी। 1 करोड़ का इनाम तक रखा गया मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिला। उन्हें बस मेरी मरने से पहले लिखी हुई डायरी मिली। जब वो डायरी मेरी बहन को दी गई, वो वहीं जम गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, ये नियन की कोई चाल है या फिर प्रोग्राम के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। रिपोर्टर ने सिर हिलाया, धीरे से डायरी उठाई और बोला, ये सच में आपके भाई की आखिरी डायरी है, और जहां तक बॉडी की बात है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, क्योंकि उसे लेने वाला कोई नहीं आया, इसलिए श्मशान ने प्रोसेस कर दिया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी बहन गुस्से में खड़ी हो गई। बोली, सोचो मत कि मैं उसे माफ कर दूंगी इन सस्ती चालों की वजह से। जाओ और बोनियन से कह दो, अब मेरा एक नया भाई है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्टर बेचैनी से उसे देखने लगा। बोला, तो इस डायरी का क्या करें? मेरी बहन वांतांग हल्का सा हंसी। बोली, पढ़ो, देखना चाहती हूं उसने क्या झूठ लिखा है। और फिर मेरी आवाज उस डायरी के जरिए सामने आई, हेलो, आज से मेरा ख्याल रखना, अब शायद बस तुम ही मेरे साथ रहोगे। मैं खुद को याद करता हूँ उस दिन जब मैं घर से भाग रहा था, अपने साथ वो सारे तोहफे लेकर जो मेरे घर वालों ने दिए थे। तभी मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। सच कहूं तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, बस चुपचाप निकल जाना चाहता था, लेकिन वो बड़ी परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहा मत जाओ। बोली, तुम मेरे इकलौते खून हो। उस पल मेरा दिल हिला था, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर कहा, कंपनी डूब रही है, फिर भी तुम मुझे वो बाइक मॉडल दिलवा सकती हो जो मुझे पसंद है। तुम पैसे ऐसे उड़ा सकती हो, तुम बिना इस टेंशन के मुझे पाल सकती हो कि हर दिन बचत करनी पड़े। वो और बेचैन हो गई। पूछा, किसके साथ जा रहा हूँ? कहा, बेवकूफ मत बनो। बोली, और मेहनत करेगी, ढेर सारा कमाएगी, मुझे पहले जैसी जिंदगी देगी, जैसे मैं कोई छोटा नवाब हूँ। और मैंने क्या कहा? बोला, मुझे तो ठगा जाना ज्यादा पसंद है, तुम्हें क्या? अगर तुम्हारे पास मुझे पालने की हैसियत होती तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा भाई होता, घर वापस आ जाता। लेकिन तुम्हारे पास पैसा कब आएगा? मेरी बहन, जो इतनी गुरूर वाली थी, मुझे रोकने के लिए घुटनों पर बैठ गई। कितना दयनीय था ना। मैंने मुंह फेर लिया, आंसू पोंछ लिए ताकि वो देख ना सके। फिर बोला, मेरे आने वाले कल में दखल मत दो। और उसी लम्हे सारे रिश्ते काट दिए। लोग मुझे घूरते रहे जब मैं सामान घसीटता हुआ दूर जा रहा था। माफ करना बहना, तुम्हें बहुत चोट लगी होगी ना। डायरी का वो हिस्सा खत्म हुआ। रिपोर्टर ने गहरी सांस ली। अनुम्मीद था कि सीईओ अपने छोटे भाई पर इतना निर्भर थी। कैमरा मेरी बहन की तरफ घूमा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, अभी भी बर्फ जैसी ठंडी। बस हल्के से बोली, मुझे बहुत अफसोस है, अफसोस कि मैंने एक नालायक को पाल लिया। डायरी फिर शुरू हुई। मैं फिर आ गया हूं, आज एक और हॉस्पिटल गया जांच कराने। सच कहूं तो उम्मीद थी कि पिछली रिपोर्ट गलत निकले, ताकि मैं लौटकर अपनी बहन से कह सकूं, मुझे माफ कर दो। बस अगर माफी मांग लूं, वो पहले की तरह मान जाएगी। लेकिन जिंदगी में इतने चमत्कार कहां होते हैं। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से देखा, पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? फिर बोला, लिवर कैंसर, आखिरी स्टेज, तुरंत भर्ती होना पड़ेगा। मुझे बीमारी का पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मौत का खौफ रुला गया। मैं सिर्फ 18 का था। डॉक्टर ने हमदर्दी से देखा और भर्ती का बिल दे दिया। मैं भागकर पेमेंट काउंटर गया, लेकिन रकम देखकर चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। छोड़ो, मेरी बहन का मेन कार्ड लिंक है मेरे पास, उसमें थोड़ा पैसा बचा है। वैसे भी मैं मरने वाला हूं, क्यों उसकी मेहनत की कमाई बर्बाद करूं? उसका पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। जब से वो ठेकेदार भागा था जिसके साथ मम्मी पापा काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट ढह गया, फंडिंग की चेन टूट गई। मम्मी पापा उस भारी बोझ तले हर जगह दौड़ रहे थे। मेरी यादों में वो दिन आज भी साफ है। एक सोशल इवेंट में जाते हुए मम्मी पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों वहीं खत्म। उसी पल से कंपनी का सारा बोझ मेरी बहन के कंधों पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लोग कर्ज वसूलने आते, घर की हर कीमती चीज उठा ले जाते, और मेरी बहन मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का लाखों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई, सिर जमीन पर मारा। आखिर में बैंक ने सब कुछ ले लिया। कर्ज चुकाने के लिए वो हर जगह हाथ फैलाने गई। इतनी शराब पी कि पेट से खून आने लगा। हॉस्पिटल में भर्ती हुई, लेकिन ना इलाज के पैसे थे, ना डॉक्टर को दिखाने का वक्त। थोड़ी ठीक हुई तो फिर निकल पड़ी काम ढूंढने। लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती,
खुद को छोटा बनाती। लोग कहते थे वो मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच में क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी बहन थोड़ी बेवकूफ़ है? मैं सच में उसका बोझ बांटना चाहता था। कहना चाहता था कि मुझे विदेश में पढ़ाई नहीं करनी। मैं अब पहले जैसा बिगड़ैल नवाबजादा नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पार्ट टाइम काम करके उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नाजुक वक्त में मुझे इतनी महंगी बीमारी लग जाएगी। डायरी। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार हूं? रिपोर्टर की आंखें भीग गईं। धीरे से बोला, शायद उस वक्त तुम्हारे भाई के जाने के पीछे कोई छुपी वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर सच में दुखद है। लेकिन मेरी बहन बस ठंडी हंसी हंसी बोली, क्या शानदार शिकार बनने की एक्टिंग है। रिपोर्टर साहब, इसके जाल में मत फंसिए। नियन बचपन से सबसे अच्छी झूठी रही है। स्कूल ना जाने के लिए मम्मी पापा से कहती थी, टखना मुड़ गया। पूरा घर डर जाता, घेर लेते, हॉस्पिटल ले जाते। हमेशा से अच्छी एक्ट्रेस रही है। डायरी आगे बढ़ी। आज फिर बिना नींद की रात। सोना चाहता हूं, लेकिन दर्द इतना बर्दाश्त से बाहर है कि हर पल बढ़ता जा रहा है। दर्द की गोली बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन पैसे नहीं हैं और अभी ज्यादा जरूरी खर्चे हैं। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक निकाल देगा। फिर वही करना पड़ेगा जो बचपन में बहन मजाक में कहती थी, गुफा में सोना। पहले जब मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता था तो लगता था हीरो का गुफा में रहना कितना ठंडा है। लेकिन बड़ा होकर समझ आया, बिना पैसे के जीना कितना डरावना होता है। कोई चारा नहीं था। मम्मी पापा के दिए तोहफे ऑनलाइन डाल दिए। वही कुछ चीजें थी जो साथ लाया था। लेकिन जब भी कोई खरीदने आता, बहाने बनाकर मना कर देता। अंदर से उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर दर्द और भूख के आगे हार गया। कार्ड से 500 निकाल लिए। माफ करना बहना, फिर से तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूं। गरीबी ने मुझे बदल दिया। पुरानी आदतें खुद मर गईं। एक दिन भूख से बेहोश होने वाला था। कूड़ेदान से किसी का फेंका हुआ गंदा बन उठाया और खा लिया। सच कहूं, काफी अच्छा लगा। शायद गरीबी एक बिगड़ैल नवाब की सारी बीमारियां ठीक कर देती है। फिर सुपरमार्केट गया। बन का एक पैकेट खरीदा, एक बोतल पानी, हॉस्पिटल से कुछ दर्द की गोलियां। बाकी पैसे किराए के लिए बचा लिए। फिर टीचर का फोन आया, बोला मार्क्स अच्छे हैं। अचानक क्लास छोड़ना ठीक नहीं। मुझे डर था कहीं वो बहन से बात ना कर ले, इसलिए स्कूल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उसने बहन को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद बहन का फोन आया, आवाज फिर से बर्फ जैसी ठंडी। नियन, मुझे पता है तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। फर्क नहीं पड़ता तुम किस औरत के साथ हो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई तक छोड़ देना, क्या ये मम्मी पापा के साथ इंसाफ है? मैं उसकी आवाज सुन रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे बरसों बीत गए हों, जैसे आधी उम्र गुजर गई हो। मैंने मुंह ढक लिया ताकि जोर से रो ना पड़ूं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बहना, मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। दूसरी तरफ वो बेसब्र हो गई, बोली, अगर ऐसे ही रहे तो सच में तुम्हारी चिंता करना बंद कर दूंगी, और फोन काट दिया। लेकिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। डायरी। शायद मैं बहन को ब्लॉक कर दूंगा और कल स्कूल छोड़ने की कार्रवाई पूरी करूंगा। रिपोर्टर्स के बीच माहौल भारी हो गया। सीईओ थोड़ी अकड़ गई, रुककर आंखों के कोने साफ किए और अगला पन्ना पलटा। डायरी। मैंने जगह बदल ली। पुराने हॉस्टल का किराया 50 रुपए रात था, मेरे लिए बहुत महंगा। पूरा दिन भागता रहा, पूरा शहर छाना। आखिर शहर के दक्षिण में एक दूर की बस्ती में एक सराय मिली। सिर्फ 30 रुपए रात। कमरे में 4 बिस्तर थे। सामने वाले बिस्तर पर एक अजीब सा अंकल रहता था। तभी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे अभी अभी देखा था। नीचे वाली मंजिल पर रहती थी। नाम सियांग था। उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, ख्याल रखूंगी तुम्हारा। वो सच में बहुत अच्छी थी। उस रात दवा लेकर बड़ी शांति से सोया। फिर सपना आया। सपने में मम्मी पापा हम दोनों को, मुझे और बहन को, डिज्नी ले गए थे। उन्हें पता था मुझे आयरन मैन पसंद है। बहन मेरे लिए घंटों लाइन में खड़ी रही। जब नंबर आया, जोर से मेरा नाम पुकारा और मुझे उस एक्टर के सामने धकेल दिया जो आयरन मैन बना था। आखिरकार अपने फेवरेट के साथ फोटो खिंचवा पाया। मैं इतना मुस्कुराया कि आंखें सिकुड़ गईं। मम्मी पापा और बहन थोड़ी दूर खड़े खुशी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही फोटो खत्म हुई और पीछे मुड़ा, सब गायब। साफ आसमान अचानक अंधेरा हो गया। डर लगा। हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। डर के मारे उठ गया। पूरा बदन ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। सियांग चिंता से देख रही थी। पूछा, ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। फिर पूछा, यहाँ क्यों रह रहा हूँ? मैंने सब कुछ बता दिया। पता नहीं क्यों उस पर बहुत भरोसा हो गया था। सब सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। उसका वो गले लगाना बहुत गर्म था। उसने बताया कि वो अनाथ है। छोटी उम्र से दुनिया में अकेली लड़ रही है। हर तरह के लोगों से पाला पड़ा है। अपनी हिफाजत के कई गुर सीखे हैं। फिर बोली, तुम जैसे इंसान का ख्याल तो मुझे रखना ही होगा। उसने पैसे बचाने के कई तरीके सिखाए। सुपरमार्केट जाकर एक्सपायरी के करीब वाला खाना लेना। कुछ दुकानें थोड़ा मुआवजा देती हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक्सपायर्ड सामान मुफ्त दे देती हैं। मंडी में जो सब्जियों के पत्ते लोग फेंक देते हैं, उठा लेना। सड़ा हिस्सा हटाकर उबाल लो, पेट भर जाता है। सियांग मुझे पार्ट टाइम काम पर भी ले गई। उस दिन 60 रुपए कमाए। जब वो पैसे हाथ में लिए, पहली बार लगा कि मैं बेकार नहीं हूं।
सोचा, अगर रोज इतना कमा पाऊं तो मरने के बाद भी बहन के लिए थोड़ा पैसा छोड़ सकता हूं। ये सोचकर खुद ही हंस पड़ा। सियांग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पागल हूं। बोली, सिर्फ 60 रुपए कमाकर इतना खुश? माथे पर हाथ रखकर बोली, बेवकूफ, वहां रहते हुए हर रोज उस अजीब अंकल से भी बचकर रहना पड़ता। जल्दी हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर जाना पड़ता, क्योंकि रात 10 बजे बत्ती और पानी दोनों बंद हो जाते। लेकिन सच कहूं, उन दिनों में भी काफी खुश था। आज भी याद है, बत्ती बंद होने का वक्त हो गया। गुड नाइट रिपोर्टर ने गौर किया कि जब उस अंकल का जिक्र आया तो मेरी हमेशा बर्फ जैसी बहन ने भी चुपचाप अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे लगा शायद वो उतनी बेरहम नहीं जितना दिखाती है। लेकिन अगले ही पल सोचा, शायद सिर्फ भ्रम है। अगला पन्ना पलटा। डायरी मैंने सराय छोड़ दी। सियांग ने कल सब देख लिया। उसके पास खुद के लिए बचत नहीं है, फिर भी मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। पहले मैंने उसे बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि बहन से लड़कर घर छोड़ आया हूं। लेकिन अब छुपा नहीं सकता, शायद मैं सच में बदनसीब हूं। अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता, ना ही इस बहादुर बहन पर जिससे अभी मिला हूं। उसने बताया था कि पैसे जमा कर रही है ताकि आगे चलकर अपनी कार रिपेयर की दुकान खोल सके, अपना घर बना सके। उसने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी नौजवान। जब उसने ये कहा, उसकी आंखों में अजीब सी लाचारी थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से बस सोच रहा था, अलविदा बहना। अगली सुबह चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान घसीटते हुए निकल गया। अभी उकड़ू बैठकर डायरी लिख रहा हूं। पैरों में दर्द है, थोड़ा रुककर आराम करता हूं। हाँ, अब ठीक है। हाल ही में हालत और बिगड़ गई है। खून की उल्टियां शुरू हो गई हैं। अभी भी रुक नहीं पा रहा, फिर से खून आ गया। आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सब डर गए, दूर खड़े उंगली से इशारा कर रहे थे। मैं वहीं सिकुड़कर बैठ गया। काफी देर बाद सिर उठाया तो देखा डायरी पर खून गिर चुका है। जल्दी जल्दी हाथ से साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और फैलता गया। माफ करना डायरी, तुम्हें भी गंदा कर दिया। इरादा नहीं था। दर्द इतना था कि संभाल नहीं पाया। जमीन पर बैठा खुद को संभाल ही रहा था कि एक पुराने कपड़ों वाली आंटी पास आई। बिना मेरी नानुकर की परवाह किए मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए और फौरन चली गई। मैं चुपचाप उसके पीछे गया। देखा वो अपने विकलांग पति के साथ है। पति की गोद में छोटा बच्चा। उसने अपने बाल ठीक किए, बच्चे के गाल पर चूमा, फिर मेहनत से फल बेचने लगी। वहीं खड़ा रहा। बहुत देर तक अंधेरा हो गया, ठंड से आधा बदन सुन, फिर भी बहुत सारे फल बचे थे। आंटी ने हल्की आह भरी, पति ने दिलासा दिया। दोनों सामान समेटने लगे। बच्चे को टोकरी में रखा। मैंने टोपी नीचे खींची, जल्दी से पास गया और जब वो ध्यान नहीं दे रही थी, बच्चे के कपड़ों में पैसे रख दिए। काफी अच्छी एक्टिंग थी। खुद ही भावुक हो गया। लेकिन सच ये था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, इसलिए पैसे कमाने के लिए कहानियां लिखना शुरू कर दिया। तभी अचानक रिपोर्ट के दौरान मेरी बहन की आवाज आई, रिपोर्टर साहब, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद कर रही हूँ। वो मरने का नाटक कर रही है और सामने आने की हिम्मत नहीं है तो मैं उसे मरा हुआ ही मान लेती हूँ। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उठी और बिना पीछे देखे चली गई। इंटरव्यू अचानक खत्म हो गया, लेकिन ये एपिसोड वायरल हो गया। लोगों ने पता लगाया कि 5 साल पहले जब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा, वो मानसिक इलाज के लिए जाती थी। सबने अंदाजा लगाया कि मम्मी पापा की मौत और मेरे जाने से वो गहरे अवसाद में चली गई थी। बाद में कंपनी कामयाब होने पर उसने एक नया छोटा भाई गोद ले लिया। मेरी डायरी इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गई। कुछ लोग मुझे कोस रहे थे, कह रहे थे ध्यान खींचने के लिए मौत का ड्रामा कर रहा है, पैसों के लिए बहन को छोड़ा, अकेला छोड़ दिया तबाही से लड़ने के लिए। अब जब वो कामयाब है तो हमदर्दी बटोरने के लिए डायरी लिख रहा है, कुछ कह रहे थे। अब उसकी जिंदगी में नया भाई है। उसके 18वें जन्मदिन पर पूरा मनोरंजन पार्क बुक करवाया। सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी। हाथों पर रखकर पाल रही है। लेकिन कुछ मानते थे कि शायद कोई छुपी कहानी है। डायरी बहुत असली लग रही थी, जज्बात सच्चे थे। क्या ऐसा इंसान लालची हो सकता है? बहस जो भी हो, लोग जानना चाहते थे कि मैंने आगे क्या लिखा। लोकप्रियता के चलते सबकी उत्सुकता बढ़ गई। टीवी के रिपोर्टर ने फिर से बहन से संपर्क किया, पूछा कि क्या डायरी छापने की इजाजत देगी। पता नहीं उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था या यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी सहायिका ने कहा कि डायरी पहले ही टीवी वालों को दे दी गई है, छापनी है या फाड़नी है कोई एतराज नहीं। ये भी कहा उसका बस एक भाई है, वायु। कुछ लोग खुश हो गए कि वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। जल्द ही टीवी पर लाइव कार्यक्रम शुरू हुआ। नियन की मौत से पहले की डायरी। रिपोर्टर स्क्रीन पर आई, चेहरे पर भारी भाव। बोली, आप सबकी तरह मैंने भी पहले नहीं पढ़ी। आज इजाजत मिलने के बाद लाइव शेयर करूंगी, उम्मीद है समझेंगे। कुछ सेकंड में हजारों लोग जुड़ गए, 1 मिनट में लाखों पार। सब इंतजार कर रहे थे। उधर वो परिवार में सहायिका लिनी अपनी मालकिन को उलझे भावों से देख रही थी। काफी हिचकिचाने के बाद बोली, मैडम कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मेरी बहन ने आंख तक नहीं उठाई, बस बोली, कहा ना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। रिपोर्टर ने गहरी सांस ली और डायरी खोल दी। डायरी, आज छोटा सा कुत्ता मिला।
अपने पास नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो अपनी जख्मी टांग घसीटता हुआ मेरे पीछे आता रहा, कराहता हुआ। मुझे लगा शायद इसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। पहले आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गया। पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उस छोटे पीले पिल्ले को उठाया, उसकी आंखें चमक उठी। मेरी हथेली चाटने लगा बिना रुके। मैंने आह भरी लगता है समझ गया कि मैं दिल का नरम हूं। नाम रखा चांग, मतलब लंबी उम्र। चाहता था ये खुशनसीब हो, लंबी जिंदगी जिए, मेरी तरह छोटी और अधूरी नहीं। पालतू अस्पताल ले गया। सिर्फ जांच की फीस ने जेब खाली कर दी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के लिए 2000 लगेंगे, नहीं हुआ तो मर जाएगा। चांग को बाहों में देखा और धीरे से पूछा, क्या कुछ दिन बाद ला सकता हूं? अभी पैसे नहीं हैं। साफ मना कर दिया, देर नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा कल तक। चांग को गोद में लेकर बाहर आया, सड़क के कोने में बैठ गया। उससे बात करने लगा। तुम कितने बेवकूफ हो, इतने अमीर लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं गए? मेरे पास क्यों आए, जो खुद मरने वाला है? और ऊपर से इतना बेकार हूं, तुम्हारे लिए 2000 कहां से लाऊं? लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहा था, बस खुशी से पूछ हिला रहा था, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। उसे देखकर आंखें फिर भर आईं। मजबूरी में एटीएम गया 2000 निकालने के लिए। आखिरी बार बहना, ये आखिरी दफा तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूं। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उसने मेरा दूसरा कार्ड पहले ही बंद कर दिया होगा। खुद को समझाया, मैंने ही कहा था रिश्ता खत्म। उसे मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, उससे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन चांग के लिए कोई राह नहीं थी। ब्लैक लिस्ट से निकाला, कॉल किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा, लगा उठाएगी नहीं, लेकिन आखिर उठा लिया। आवाज ठंडी तो अफसोस हो रहा है। खुद ब्लॉक किया, अब खुद कॉल कर रहे हो। तुमने ही कहा था ना रिश्ता खत्म, या पैसे खत्म हो गए? हर बात ने शब्द गले में रोक दिए। फोन काटना चाहता था, लेकिन बाहों में चांग याद दिला रहा था। बस धीरे से बोला, मुझे 2000 चाहिए। कुछ पल खामोशी, फिर बोली, इतने वक्त बाद कॉल किया, पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, बस पैसे चाहिए, है ना? मैंने होंठ जोर से काट लिए, खून का स्वाद गले में भर गया, निगल लिया। फिर बोली, पैसे चाहिए, ठीक है, सब दे दूंगी, खुश हो अब? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। आज से भाई बहन का रिश्ता खत्म। और फोन काट दिया। खुद को रोक नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। चांग को कसकर पकड़ लिया। खून की उल्टी होने लगी, बहुत सारा खून। अंधेरी जमीन पर दिख भी नहीं रहा था। चांग डर गया, लगातार सिसक रहा था, मेरे गाल चाट रहा था। धीरे से सहलाया, दर्द है, लेकिन अब सुन्न हो गया हूं। शायद दिल का दर्द ज्यादा है। जब बचे हुए पैसे वापस भेजने की कोशिश की, पता चला बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। चांग को पकड़कर बहुत रोया। अब समझ आ गया, वो सच में मुझे नहीं चाहती। पहले मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए, रिश्ता तोड़ दे, लेकिन जब सच में तोड़ दिया, ये दर्द सांस लेने नहीं दे रहा। उधर लोग सुन रहे थे, कुछ कह रहे थे बहुत जालिम है, चाहे झूठी हो, कहानी बहुत दिल तोड़ने वाली है। कुछ की आंखें भीग गईं। जल्दी आगे बढ़ो, चांग का क्या हुआ? कुछ अब भी कह रहे थे, हमदर्दी बटोर रहा है। लेकिन अब उनकी आवाज भीड़ में खो गई। ज्यादातर लोग बस चांग की सलामती के बारे में सोच रहे थे। दबाव में रिपोर्टर ने खुद को संभाला और अगला पन्ना खोला। डायरी, काफी अरसे बाद लिख रहा हूं। अच्छी खबर यह है कि चांग का ऑपरेशन हो गया, अब ठीक है, बस बहुत चिपकू हो गया है। जहां भी जाता हूं पीछे पीछे, सोते वक्त भी पैरों के पास सिमट कर सोता है। बुरी खबर यह कि मेरी बीमारी और बढ़ गई है। पता नहीं कितने दिन और बचे हैं, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब दवाई की दुकान से दर्द की गोलियां थोक में खरीदता हूं, लोग शक से देखते हैं, समझते हैं नशेड़ी हूं। किस्मत से रिपोर्ट साथ है, थोड़ी मिन्नत के बाद मान जाते हैं, लेकिन गोलियों का असर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोने के लिए अब ज्यादा लेनी पड़ती है। कल पर्चे बांट रहा था, अचानक सड़क पर बेहोश हो गया। चांग बहुत डर गया, लगातार चेहरा चाट रहा था, भौंक रहा था। आखिर किसी नेक इंसान को बुला लिया, जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां फिर पैसे गए, दर्द के साथ हिसाब लगाया, न सिर्फ दिहाड़ी नहीं मिली, ऊपर से और पैसे गए। डॉक्टर ने साफ कहा, तुरंत भर्ती होना पड़ेगा, परिवार को बताना होगा, अगर ऐसे ही रहे तो शायद जल्दी। बात पूरी नहीं की, लेकिन समझ गया क्या कहना चाहता है। टालम टोल की बातें कहीं और हॉस्पिटल से भाग आया। भर्ती नहीं होने वाला, बहुत महंगा है। बाहर ही चांग मिल गया, देखते ही दौड़ कर आया। दर्द अभी भी कम नहीं, करवटें बदलता रहता, नींद नहीं आती। चांग मेरा दर्द समझ रहा था, बेचैन, कुछ कर नहीं सकता, बस चिपक कर बार बार चाट रहा था, जैसे रो रहा हो। कमजोर हाथ से सहलाया, कहा सब ठीक है, लेकिन अगले ही पल भागकर वॉशरूम गया। ऐसे उल्टी हुई जैसे अंदर का सब कुछ बाहर निकल रहा हो। पता नहीं कितना वक्त बीता, चक्कर आने तक उल्टी करता रहा। चांग की हल्की चाट से थोड़ा होश आया। आईने में खुद को देखा, बाल झड़ चुके, चेहरा पीला, जो गाल गोल मोल थे, अब इतने पिचके की थोड़ी नुकीली लग रही थी। बहन मजाक में कहती थी, बेबी फेस है, इसमें कोई ताकत नहीं। लेकिन अब लग रहा था यही चेहरा हमेशा के लिए ठहर जाएगा। हमेशा जवान रहना भी शायद अच्छा नहीं। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता था, बहन के पास रहना चाहता था, उसे अपना घर बसाते देखना चाहता था, कामयाब और खुश। चेहरा धोया, खुद को संभाला, कम से कम एक फायदा तो है, बहन मुझे ऐसे नहीं देख सकती, वरना डर जाती।
दर्द की गोली लेकर किसी तरह सोया। आधी रात बुखार आ गया। डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। सच में बहन को बहुत बहुत याद कर रहा हूँ। उसे फिर से देखना चाहता हूँ, बस दूर से ही सही। क्या ये चाहत ज्यादा है? फैसला किया, चांग के साथ उसे देखने जाऊंगा। हैट, मास्क और काला कोट पहना, बिल्कुल जासूस जैसा। बस दूर से एक नजर डायरी। वापस आ गया। बहन अब भी पहले जैसी खूबसूरत और काबिल है, बस थोड़ी लंबी और दुबली हो गई है। एक नजर देखकर जाना चाहता था, लेकिन खुश नहीं लग रही थी, जबकि पहले हंसना बहुत पसंद था। शायद अगले जन्म में फिर उसके साथ रहूंगा। समझ नहीं आया वो हॉस्पिटल क्यों गई, मानसिक इलाज की जरूरत क्यों। उसके जाने के बाद उसके डॉक्टर से मिला। ठंडे अंदाज में बोला, मरीज की निजी बात है, लेकिन बार बार गुजारिश करने पर आ भरी। तुम्हारी बहन बहुत बीमार है, माँ बाप की मौत ने तोड़ दिया, तुम्हारे जाने ने और गहरे अपराध बोध में डाल दिया। उसे लगता है वो अच्छी नहीं है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए तुम छोड़ गए, खुद को नुकसान पहुंचाने लगी है। ये सुनकर रोया, बहुत रोया, फिर हंस पड़ा। कितनी बेवकूफ है मेरी बहन। असली बेकार तो मैं हूं। मैं ही उसे नीचे खींच रहा था। वो तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। पूरे साल की कमाई बचाकर मुझे महंगा जन्मदिन का तोहफा देती। स्कूल में जो बदमाश तंग करते उन्हें मारती, चाहे खुद को सजा मिले। माँ बाप के जाने के बाद सब अकेले संभाला। इतना दबाव सहा, फिर भी मुझे आरामदायक जिंदगी दी। मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? उसी वक्त पढ़ने वाला रुक गया। डायरी कैमरे के सामने दिखाई। उस पन्ने पर सुंदर लिखावट के साथ कुछ निशान थे, जैसे भीगकर सूख गया हो। शायद बहुत देर तक रोया था। आंसुओं ने पन्ना भिगो दिया। पढ़ने वाले की आंखें भी भर आईं। कांपती आवाज में जारी रखा, कितना बेकार हूं, कुछ नहीं कर सकता। बहन को अपने सामने से गुजरते देखा, लेकिन गले लगाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस पल नजरें मिली वो पहचान भी नहीं पाई। हाँ, मेरी हालत अब बहुत खराब है। बेहतर है वो मुझे ऐसे ना देखे, नहीं चाहता वो दुखी हो। और फिर डायरी, मैंने एक फैसला किया है। इतने दर्द में रेंग रेंग कर मरने से बेहतर है कि खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। क्या सही कर रहा हूं? बीमारी की वजह से बहुत उलझा हुआ हूं। अक्सर तुमसे और चांग से बातें करता हूं, जैसे तुम जवाब दोगे। नींद की गोलियां खरीद ली हैं, लेकिन अचानक ख्याल आता है, चांग का क्या होगा? उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। बहन के पास छोड़ना चाहता हूं ताकि उसका ख्याल रखे, उसे साथ ही मिले। सच कहूं, ये आइडिया बहुत समझदारी भरा लगा, लेकिन फिर याद आया, कल मेरा जन्मदिन है। एक दिन और रुकूंगा। अपने जन्मदिन वाले दिन मरना नहीं चाहता। पिछले साल 17 का हुआ था। मम्मी पापा ने सीमित संस्करण का ई स्पोर्ट्स सामान दिया। जैसे ही खोला, पापा ने कंधे पर हाथ रखा, हंसकर बोले, तू सबसे ठंडा लड़का है। बहन ने एक मैकेनिकल घड़ी दी थी, डायल चमक रहा था, काफी कीमती। लेकिन अब वो सब तोहफे गिरवी रख चुके हैं। मेरे पास बस वो चीजें बची हैं जिनके बारे में मैंने पहले नहीं बताया। हमेशा साथ रखता हूँ। जब खाने के पैसे नहीं होते, तब भी बेचने की हिम्मत नहीं हुई। सोते वक्त उस भूरे टेडी बियर को गले लगाता हूँ, जो माँ ने 8 साल की उम्र में दिया था। जैसे मम्मी पापा और बहन को ही गले लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा था 18वें जन्मदिन पर बड़ी पार्टी देंगे अपने छोटे नवाब के लिए, लेकिन अब मेरे साथ कौन है? शायद सिर्फ चांग गले लगाया। वही एक गर्माहट बची थी। चांग ने जैसे मेरे जज्बात समझ लिए। गीली जीभ से बार बार हथेली और गाल चाटने लगा, जैसे गर्म रखने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी गुदगुदी हुई, मुस्कुराया और चूम लिया। फिर बेकरी ले गया। छोटा केक खरीदना चाहता था। पहले जन्मदिनों पर बस दूर से देखता था, कीमत सैकड़ों में, बस खड़ा खड़ा तकता रहता। दुकानदार चिढ़कर बोलती, खरीदना है तो लो वरना निकलो। फिर गोद में चांग को देखकर बोली, यहाँ जानवर ले आए, अभी देखा था भरवा खिलौना पकड़े हो। शायद चांग इतना गंदा था कि खिलौना लगा। बार बार माफी मांगी। सबसे सस्ता चॉकलेट केक कप खरीदा, 20 रुपए का। पार्क की बेंच पर बैठ गया, चांग को गले लगाकर। मोमबत्तियां नहीं थी तो मन में ही मांगा, आंखें बंद की। चांग हमेशा सलामत रहे, बहन कामयाब हो, लंबी उम्र पाए, खुश रहे। आंखें खोली, केक चांग को दे दिया। बड़ी खुशी से खाने लगा, जैसे मेरा बड़ा होना मना रहा हो। मुझे भी बहुत मन था, लेकिन कुछ कौर के बाद गिर पड़ा, सब उलट गया। बाद में चांग को पालतू दुकान ले गया, नहलवाया। 200 खर्च हुए। दुकानदार बोला, इतना प्यारा कुत्ता कभी नहीं देखा, साफ सुथरा, अच्छी खुशबू के साथ। जब वापस लिया, गहरी सांस ली। जिंदगी जीना एक तोहफा है जो ऊपर से मिला। अब ये तोहफा बहन को देना चाहता हूँ। चांग उसकी देखभाल करे, मेरी जगह साथ रहे। और 20,000 जो जमा किए हैं, चुपचाप दरवाजे के नीचे रख दूंगा। अगर सब ठीक रहा तो ये आखिरी लिखावट होगी। कल दूसरी दुनिया में मम्मी पापा से मिलने जाऊंगा। डायरी, तुम्हें याद करूंगा। चांग, तुम्हें भी बचाऊंगा। और बहना, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लगा यहीं सब खत्म, लेकिन रिपोर्टर ने अनजाने में अगला पन्ना पलट दिया। माफ करना चांग, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। बहन ने सोचा होगा कि तुम किसी का पालतू हो, या शायद अपनाया ही नहीं। मैं थोड़ी दूर छुपकर खड़ा था, सोच रहा था कि जब बहन ले जाएगी तब चला जाऊंगा। लेकिन चांग अचानक पट्टा तुड़ाकर मेरी तरफ भागा। हाँ, अगर खुद दे देता तो शायद ठीक होता। बार बार कह रहा था, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने मुश्किल से सिर उठाया, हल्की सिसकी, मेरे चेहरे को चाटा और आंखें बंद कर ली।
कसकर गले लगाया, धीरे धीरे गाने लगा, अच्छा पिल्ला दरवाजा खोलो। गाते हुए आंसू लगातार गिरते रहे। चांद को मम्मी पापा की कब्र के पास उस छोटी पहाड़ी पर दफनाया। आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन बहुत चमकीला। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चांद, थोड़ा धीरे भागो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास, मम्मी पापा के पास। अलविदा बहना डायरी यहीं खत्म हो गई। जैसे ही पढ़ना खत्म हुआ, लाइव में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। चांद भी मर गया और नियन भी। कितना जालिम है। खुद मरना काफी नहीं था, पिल्ले को भी मार दिया। उस बेचारे का क्या कसूर। चांद के लिए बहुत दुख हो रहा। मुझे मार दो लेकिन कुत्ते को मत छुओ। लोग पूछ रहे थे क्या नियन सच में मर गया, या ये सब कार्यक्रम का असर है। किसी ने जवाब दिया, पुलिस रिकॉर्ड और तहकीकात के मुताबिक नियन की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। ये कोई शो नहीं, ना नकली मौत। मरे हुए इंसान के बारे में बुरा मत कहिए। अपने शब्दों का ध्यान रखें। डायरी महफूज जवाब नहीं। शुक्रिया। लाइव का जवाब नहीं। लाइव बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों की उत्सुकता खत्म नहीं हुई। सीईओ के सोशल मीडिया पर पैम भरने लगे। विषय चलन में आ गया, सीईओ का भाई पैगाम मर चुका है, डायरी सच है। तभी डायरी में जिक्र हुई। दूसरी बहन सियांग ने ऑनलाइन पोस्ट किया, नियन नियन मर गया, मुझे माफ कर दो, बिना बताए चली गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अगर पहले हॉस्पिटल ले जाती तो शायद इतनी जल्दी नहीं जाता। पहले लोग शक कर रहे थे, लेकिन जब साथ की तस्वीर पोस्ट की तो सब चुप। तस्वीर में मुस्कुराता लड़का बिल्कुल वही था जो डायरी में था। अब सबको यकीन हो गया। पूरा इंटरनेट टूट गया। हैशटैग्स फैल गए, नियन नियन, चांग हम तुम्हें घर ले जाएंगे, क्या तुम दोनों वहां ठीक हो। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार मैडम बो की सहायिका तक पहुंच गई। काफी देर फोन देखती रही, हिचकिचाहट हुई, लेकिन आखिर बोल ही पड़ी, मैडम 5 साल पहले आपने एक मटमैले रंग का पिल्ला देखा था। मैडम ने हैरानी से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस दिन काम से लौट रही थी। गेट के पास एक छोटा पिल्ला दिखा, हल्का रंग, गुलाबी नाक, साफ और प्यारा। लगा किसी का पालतू है। याद आया उसे भी छोटे जानवर पसंद थे। पास गई, सहलाया। पिल्ला बहुत अच्छा था, पूंछ हिला रहा था। सोचा मालिक आएगा। घर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया। खिड़की से देखा, एक लड़का सड़क के बीच उस पिल्ले को पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। शायद वही मालिक था। सुना पिल्ला मालिक को ना देखकर घबराया, पट्टा तोड़कर भाग गया। सहायिका ये सुनकर सन्न रह गई। फोन बजा, फाइल खोली तो चेहरा बदल गया। मैडम माफ कीजिए, इस बीच मैंने आपकी जानकारी के बिना डायरी और आपके भाई की तहकीकात की। वो सच में मर चुका है। पुलिस ने मौत 5 साल पहले दर्ज की, सबूत असली हैं। जहर लेकर खुदकुशी की, डायरी भी असली है। सहायिका ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, धीरे से बोली, ये टैग्स भी देख लीजिए, लोग जानना चाहते हैं। डायरी पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है, शायद आप भी जानना चाहेंगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी बात कही, आपके भाई ने सच में बहुत कुछ सहा है। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, हल्की क्लिक, जैसे दुनिया बाहर रह गई। अंदर सिर्फ मैडम बो और उसके हाथ में वो भारी दस्तावेज। हवा जैसे ठहर गई, जो ठंडापन और बेपरवाही दिखा रही थी, पल भर में टूट गई, जैसे फूला हुआ गुब्बारा फट जाए। दस्तावेज तुरंत खोलने की हिम्मत नहीं, बस ठंडी उंगलियों से खुरदरे किनारे छू रही थी। दिमाग में इंटरव्यू घूम रहा था, रिपोर्टर का डायरी निकालना, वो अजीब सा दर्द जो तब महसूस हुआ, वो छोटे छोटे शक जिन्हें दबा दिया, और वो अपराध बोध। मैं चाहता था उसे साथी मिले, चांग का ख्याल रखने वाला कोई हो। उस वक्त उसे ये सब नियन का झूठ लगा था। कांपते हाथों से दस्तावेज खोला, लेकिन अब सब जहरीली सुइयों की तरह दिल में चुभ रहा था। कांपते पन्ने पर पुलिस का मृत्यु प्रमाण पत्र, काले सफेद अक्षरों में ठंडी सच्चाई, नाम नियन, लिंग पुरुष, मौत की तारीख 5 साल पहले, वो पतझड़ की रात। आखिरी बात के सिर्फ 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने, मौत की वजह जहर। जगह चंग्याओ नदी के पास झाड़ियों में, वहीं जहां डायरी में लिखा था माँ बाप की राख के पास। वहां एक कमजोर बूढ़ा दिखने वाला लड़का मिला, वही मैं था, कोई लेने नहीं आया। नियमों के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। राख अस्थायी तौर पर रख ली गई। हर शब्द कुंद चाकू की तरह दिल काट रहा था। किसी ने दावा नहीं किया। ये 4 शब्द जोरदार तमाचे की तरह चेहरे पर पड़े। उस वक्त वो क्या कर रही थी? शायद मानसिक इलाज ले रही थी, शायद किसी पार्टी में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, शायद एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। फाइल में तस्वीरें भी थी, साफ नहीं, लेकिन हालत समझने के लिए काफी। दुबला पतला, पहचान से बाहर लड़का पेड़ के सहारे बैठा, वही काला कोट, हैट से चेहरा ढका, पैरों के पास खाली दवाइयों के पैकेट और नींद की गोलियों के खोल, बाहों में बस पुराना गंदा भूरा टेडी बियर। वांतांग ने तुरंत पहचाना, वही तोहफा जो माँ ने 8 साल की उम्र में दिया था, जिसे हमेशा साथ रखा। एक और तस्वीर, डायरी ठीक पास मिली, प्लास्टिक में सावधानी से लपेटी हुई, जैसे नमी से बचाने की कोशिश की गई हो। आखिरी पल तक बस डायरी को बचा रहा था। सांसें तेज हो गईं, नजर धुंधली, जल्दी से मुंह ढका, सीने से उठती टूटी आवाज रुक नहीं पाई। आंसू फट पड़े, जैसे जलते हुए त्वचा चीर रहे हों। नियन नियन, आवाज अपनी भी नहीं लग रही थी। कोई नाटक नहीं, कोई कहानी नहीं, सच में बीमार था, सच में अकेला। आखिरी सांसों में बीमारी और दुनिया की बेरुखी झेल रहा था। फिर भी हर पल मेरे बारे में सोच रहा था, अपनी बेवकूफ बड़ी बहन के बारे में। जो कुछ कहा सब जानबूझकर था,
दूर करने के लिए। इसलिए नहीं कि प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि बहुत ज्यादा करता था। इतना कि सारे इल्जाम और दर्द खुद उठाना चाहता था, बस मुझ पर बोझ ना बने। और मैंने क्या किया? हर बात पर यकीन कर लिया। 5 साल नफरत करती रही, मौत की खबर पर भी कहा मर भी जाए तो फर्क नहीं। नया भाई गोद ले लिया उसकी जगह भरने के लिए। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस दिन उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। भारी पछतावे और अपराध बोध की लहर डुबोने लगी। आखिरी बातें याद आईं, सब दे दूंगी। खुश हो? तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। दिल ही नहीं है तुम्हारे पास। फोन काट दिया, ब्लॉक कर दिया। उस वक्त कितना दर्द हुआ होगा, कितना। याद आया, खून उलट रहा था, चांग को पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। सालों से दबा दर्द अब चीख बन गया। खुद को संभाल नहीं पाई, कुर्सी से फिसलकर फर्श पर बैठ गई, खोई हुई बच्ची की तरह। शरीर समेटकर जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द जो कभी ठीक नहीं हो सकता। जमीन पर हाथ मार रही थी, नाखून कालीन में धंसने वाले थे। मैं बचा सकती थी, मैं पहचान सकती थी। पहचान क्यों नहीं पाई? वो दिन याद आया। मेले में भीड़ के बाहर दुबला पतला इंसान, टोपी और मास्क पहने, वो मैं था। उसका नियन नियन। वो देख रही थी, लेकिन ठंडेपन से नजर हटा ली। अगर उस वक्त रुक जाती, पास आकर एक बार पूछ लेती। लेकिन जिंदगी में अगर नहीं होते। दफ्तर के बाहर लिनी और बाकी लोग अंदर से आती टूटी रोने की आवाज सुन रहे थे। एक दूसरे को देखते, चिंता और हमदर्दी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। सब जानते थे उसे ये दर्द महसूस करना जरूरी है। सच्चाई का सामना करना ही होगा। पता नहीं कितनी देर रोती रही, जब तक आवाज बैठ नहीं गई। जैसे सारे आंसू खत्म, बस बेकाबू झटके बचे। जमीन पर गिरी, खाली आंखों से महंगे झूमर को ताक रही थी, जैसे दुनिया से रंग गायब हो गया हो। अगले दिन भी कंपनी नहीं गई। जरूरी काम लिनी ने संभाले। शाम को चिंतित होकर बंगले पहुंची। चाबी से दरवाजा खोला, तेज शराब की बुटक आई। कमरा बिखरा हुआ, खाली बोतलें हर तरफ। वानतांग अभी भी कल वाला सूट पहने, सोफे के कोने में सिकुड़ी, बाल बिखरे, आंखें सूजी, सूखे आंसुओं के निशान, लेकिन हाथ में डायरी की फोटोकॉपी कसकर पकड़ी। मैडम लिनी धीरे धीरे पास आई। वानतांग ने सिर उठाया, नजरें खाली। कुछ देर बाद लिनी के चेहरे पर टिकी। लिनी, आवाज इतनी भारी कि सुनना मुश्किल। वो मुझसे नफरत करता था, आखिर तक नफरत करता रहा। लिनी के दिल में चुभन, झुककर खाली बोतल ले ली, बोली, मैडम डायरी के हिसाब से मिस्टर नियन ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आखिर तक बस यही चाहता था कि आप खुश रहें। वानतांग हल्का हंसी, टूटी हंसी। खुश? मैंने उसे खो दिया। फिर बोतल उठाने लगी। लिनी ने रोका, मैडम ऐसे नहीं। अगर मिस्टर नियन आपको ऐसे देखेगा तो उसे भी सुकून नहीं मिलेगा। बुदबुदाई सुकून, आंखों से फिर आंसू। दर्द से कितना डरता था, अकेला गया होगा, कितना डर लगा होगा। चांग भी साथ नहीं था। आखिर में बस वो टेडी बियर पकड़े था जो माँ ने दिया। आगे बोल नहीं पाई, चुपचाप रोती रही। लिनी ने मुश्किल से उठाकर बिस्तर पर पहुंचाया, पानी पिलाया। तब तक बैठी रही जब तक सो नहीं गई। सोते में भी चेहरे पर शिकन। लिनी ने आह भरी, जानती थी वक्त चाहिए। लेकिन कंपनी और सेहत का क्या? अगले दिनों में वानतांग बिल्कुल बदल गई। दफ्तर जाना बंद, काम नहीं, पूरे दिन बंगले में बंद, शराब से खुद को सुन्न करने की कोशिश। लेकिन उस धुंधलेपन में अपराध बोध और गहरा, यादें और साफ होने लगती। बचपन में मैं हर जगह पीछे पीछे बहना बहना पुकारता, फिर बागी किशोर, और आखिर में वो दुबला लड़का जो रात में पिल्ले की लाश पकड़कर रो रहा था। व्यू गोद लिया भाई, वीडियो कॉल पर दिखता, चेहरा थोड़ा मेरे जैसा बनवाया गया था, जैसे बदल ढूंढ रही हो। लेकिन अचानक अजीब सी घिन और अपराध बोध जागा। मैं क्या कर रही हूँ? बदल ढूंढ रही हूँ? ये व्यू के साथ भी गलत है और मेरे लिए भी अपमान। चिल्ला पड़ी। व्यू डर गया। कुछ दिनों बाद उसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, बड़ा ट्रस्ट फंड दिया ताकि बेफिक्र जिए। ईमेल में एक लाइन, माफ करना, मैं अच्छी बहन नहीं हूं, अपनी जिंदगी खुद जियो। उस बदल से भी रिश्ता तोड़ दिया, जैसे इससे बोझ हल्का हो जाएगा। कंपनी गिरती गई, शेयरधारक शिकायत करने लगे। मीडिया में खबरें, मैडम वो मानसिक रूप से टूट गई हैं। सहायिका सब संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वानतांग को इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और फिर एक रात सब बदल गया। वानतांग फिर से फर्श पर गिरी हुई, आधी नींद आधी जाग। लगा जैसे मुझे देखा, सामने खड़ा था, साफ सफेद शर्ट में, वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे पहले, गर्मजोशी भरा, पैरों के पास चांग पूछ हिलाता खड़ा। बहना धीरे से कहा, खुद को मत सताओ। कांपते हाथ बढ़ाए, कुछ महसूस नहीं हुआ। आंसू तुरंत भर आए, माफ करना, माफ करना। आवाज टूट रही थी, तभी मेरी आवाज आई, तुम गलत हो। मैंने कभी दोष नहीं दिया। उस ख्याली चित्र की मुस्कान अब भी उतनी ही गर्म। मुझे बहुत खुशी है, तुम पर फख्र है कि तुम इतनी मजबूत और शानदार हो गई हो। बहना, मेरी तरफ से भी जीना अच्छे से, खुश रहना, ठीक है? यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। खुद को रोक नहीं पाई। नियन नियन आवाज टूट गई, वादा करती हूँ बहना, वादा करती हूँ। तभी वो शक्ल धुंधली होने लगी, आवाज दूर जाती गई, वादा करती हूँ। घबराकर चिल्लाई, झटके से उठ बैठी। कमरा खाली, सिर्फ खिड़की से चांदनी, कोई निशान नहीं, फिर भी सपना इतना असली। आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। भारी उदासी फिर से घेरने लगी, लेकिन इस बार उस उदासी के बीच कहीं हल्की सी मगर मजबूत ताकत भी थी।
हाँ, नियन नियन। आखिर तक यही चाहता था कि मैं खुश रहूं। अगर मुझे ऐसे टूटते देखेगा तो कितना दुखी होगा। अब और निराश नहीं कर सकती, ना ही उसकी कुर्बानी बेकार जाने दे सकती। अगली सुबह जब लिनी बंगले पहुंची, चौंक गई। वानतांग पहले ही उठ चुकी, नहा चुकी, साफ कपड़े, चेहरा अभी पीला और कमजोर, लेकिन आंखों में बेबसी नहीं, एक अजीब सी स्पष्टता और कठोर दृढ़ता। आवाज भारी लेकिन शांत। लिनी, सबसे अच्छे निजी डॉक्टर से संपर्क करो, पूरी जांच करानी है, और बोर्ड को बताओ आज दोपहर वीडियो मीटिंग होगी। लिनी हैरान। मैडम, वानतांग ने रोक दिया। खिड़की से आती धूप देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं, या यूं कहो, ठीक होना ही होगा, नियन नियन के लिए। और फिर खुद को दोबारा खड़ा करना शुरू किया, एक अजीब जिद्दी ताकत के साथ। इलाज शुरू किया, शराब छोड़ी, जबरदस्ती खाना और सोना सीखा, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाई, वापस कंपनी गई, पहले से भी ज्यादा सख्त और तेज होकर। गिरती हालत जल्दी संभाल ली, लेकिन जो लोग पहले से जानते थे उन्हें लगा कि वो गर्मजोशी जो कभी अंदर थी अब गायब हो चुकी है। अब वो मशीन जैसी हो गई, ठंडी, सटीक, बिना रुके चलने वाली, जैसे अंदर के खालीपन को बस काम से भर रही हो। लेकिन काम के बाहर उसने एक और काम शुरू किया, खामोश तलाश। मेरी जिंदगी के हर निशान को ढूंढना चाहती थी, उन आखिरी महीनों के हर पल को समझना चाहती थी जब वो मेरे साथ नहीं थी। सबसे पहले सियांग को ढूंढा, वही लड़की जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। एक शांत कैफे में दोनों मिली। सियांग ने उलझी नजर से देखा, हमदर्दी भी, इल्जाम भी, और थकी हुई कबूलियत भी। मैडम, आखिरकार आ ही गई। हल किया। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, आपकी सहायिका ने रोक दिया। लगा आपको सच में नियन नियन की परवाह नहीं। वानतांग की आवाज भारी, हल्का कंपन। परवाह है, बस अंधी थी, बेवकूफ थी। प्लीज सब बताइए नियन नियन के बारे में, सब कुछ। सियांग ने चेहरा देखा, बाहर से मजबूत, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। दिल पिघल गया, बताना शुरू किया। उस गंदी टूटी फूटी सराय से लेकर मेरे अंदर की उस जिद्दी, साफ दिल वाली फितरत तक। कैसे खून खांस रहा था फिर भी हॉस्पिटल जाने से इनकार। कैसे आखिर बताया कि आखिरी दौर में हूं। कैसे उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। सियांग की आंखें लाल हो गईं। वो बहुत नेक थी, इतनी की दर्द होता था। हमेशा कहती थी कि मेरा बोझ नहीं बनेगी, कहती थी कि मेरे लिए पैसे कमाना आसान नहीं, अपनी दुकान के लिए बचाना चाहिए। जब गई तो बस कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बियर लेकर। बहुत ढूंढा, हर जगह, हॉस्पिटल, पार्क, पुल के नीचे। शहर बहुत बड़ा है, नहीं मिली। अगर उस दिन थोड़ी और चौकस होती, जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती। वानतांग चुपचाप सुनती रही। नाखून हथेली में गहरे धंस चुके, दर्द महसूस करना बंद कर दिया। समझ आ रहा था, जब मैं नफरत कर रही थी उसी वक्त एक अजनबी सियांग मुझे थोड़ी गर्माहट और हिफाजत दे रही थी, ढूंढने की कोशिश भी। और मैं अपनी ही बहन, बस दूर होती गई। गहरी सांस ली, गंभीर आवाज में बोली, शुक्रिया सियांग, उस वक्त उसकी मदद करने के लिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जो भी चाहिए। बेझिझक सियांग ने सिर हिलाया। कुछ नहीं चाहिए। ये सब इसलिए पोस्ट किया ताकि लोग सच जाने। नियन नियन अच्छी थी, गलत नहीं समझा जाना चाहिए। अगर सच में कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिए, उसकी मौत बेकार मत जाने दीजिए। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो मैंने सपने में कहे थे, सीधे दिल पर लगे। कैफे से निकलकर वानतांग उन सुरागों के पीछे गई जो सियांग ने दिए। उस बस्ती में पहुंची, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, सब ढह चुका। नई इमारतें खड़ी, उस भीड़ भरे चौराहे पर खड़ी सोच रही थी कि मैं वहां कैसे जिंदा रहा, कैसे उस लापरवाह दुनिया में बचता रहा, कैसे मुट्ठी भर पैसों से खुश हो जाता था। सीने में दर्द उठा। फिर उन जगहों पर गई जो डायरी में लिखी थी, सुपरमार्केट, सब्जी मंडी, यहाँ तक कि जानवरों का क्लिनिक भी। वहां का मैनेजर वही था। फोन से मेरी 17 साल की तस्वीर दिखाई, बेफिक्र हंसता हुआ। मैनेजर ने देर तक देखा, सिर हिलाया। रोज इतने जानवर आते हैं, याद नहीं। हार नहीं मानी। चांग का हुलिया बताया, छोटा मिला जुला नस्ल का कुत्ता, एक टांग में लंगड़ापन। मैनेजर ने सोचा, कुछ कुछ याद है, पक्का नहीं। अपने संपर्क इस्तेमाल किए, उस पुलिस वाले को ढूंढ निकाला जिसने मेरे केस की जांच की। बूढ़ा अफसर, सेवानिवृत्ति के करीब, लेकिन वो केस साफ याद उस छोटे जंगल में ले गया, चंग्याऊ नदी के पास, जहां मैं मिला था। बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया, आह भरी। वो लड़का यहीं था, बड़ा शांत, जैसे सो रहा हो। काफी जांच की, कोई हत्या का सबूत नहीं। डायरी पढ़ी, साफ था खुदकुशी। पास में ज्यादा कुछ नहीं, बस टेडी बियर, डायरी और थोड़े पैसे। नियमों के तहत अखबार में नोटिस दिया, रिश्तेदार ढूंढने के लिए। कोई नहीं आया, रुक गया, आगे नहीं बोला। वानतांग उस पेड़ के नीचे खड़ी। शुरुआती गर्मी की हवा पत्तों से टकराकर सरसरा रही थी, धूप पत्तों से छनकर जमीन पर। सब शांत, बस पानी बहने की आवाज। यहाँ जिंदगी खत्म की क्योंकि मम्मी पापा के पास थी ये जगह। सोच रही थी, आखिरी पल में क्या सोच रहा था। शायद वो दिन जब पिकनिक पर जाते थे, झुकी पेड़ की खुरदरी छाल छूते हुए, जैसे आखिरी गर्माहट महसूस करने की कोशिश। आंसू चुपचाप गिरते, मिट्टी में मिलते। नियन नियन मैं आ गई, माफ करना, देर हो गई। आवाज हवा में टूट गई। फिर उस जगह गई जहां मम्मी पापा की कब्र थी। वहीं पास एक छोटी मिट्टी की ढेरी। डायरी में जिक्र था, यहीं चांग दफन है। ढलान पर घास उगी, छोटे जंगली फूल खिले। ध्यान से आसपास की घास साफ की। चांग की कब्र के पास खुद एक छोटी सुंदर अर्न दफनाई।
उसके अंदर डायरी की राख जिसे खास तरीके से बिना प्रदूषण के जलवाया, छोटी ढेरी को सहलाया, धीरे से बोली, चांग, शुक्रिया उन आखिरी दिनों में साथ रहने के लिए। अब यहीं रहो। नियन के साथ, मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा की कब्र के सामने खड़ी हुई, तस्वीरें देखते हुए 3 बार गहराई से झुकी। आवाज शांत लेकिन मजबूत, मम्मी पापा माफ कर दो, अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन वादा करती हूँ अब से अच्छे से जीऊंगी। नियन की तरफ से भी उसकी जिंदगी बेकार नहीं जाने दूंगी, कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसकी मौत का मतलब बने। शहर लौटकर बड़ा फैसला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपनी निजी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करने का ऐलान, एक नई संस्था के लिए, नियन चांग फाउंडेशन। 2 कामों पर ध्यान देगी। पहला, गरीब कैंसर के मरीजों खासकर किशोरों को इलाज और मानसिक सहारा देना। दूसरा, बेसहारा जानवरों को बचाना, ठीक से आश्रय और गोद लेने का इंतजाम करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सबके सामने मेरा नाम लिया, ज्यादा तफसील नहीं दी, बस इतना कहा, मेरा भाई नियन अपनी जिंदगी में अजनबियों की दया भी देखी और जिंदगी की सख्तियां भी झेली। ये संस्था उसी की याद में है और उन लोगों की मदद के लिए जो उसी तरह दर्द और जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। चाहती हूं कि हर जिंदगी को रहम मिले और हर भलाई लंबे समय तक जिंदा रहे। इस कदम ने कारोबारी दुनिया हिला दी और आम लोगों के दिल छू लिए जो पहले ताने मार रहे थे। अब धीरे धीरे उनकी जगह इज्जत और समझ ने ले ली। लोगों को पता चला कि उस ठंडी सीईओ के पीछे गहरा दर्द और प्रायश्चित छुपा है। संस्था का काम जल्दी शुरू हुआ, खुद हिस्सा लेने लगी। प्रोजेक्ट देखना, हॉस्पिटल में बच्चों से मिलना, बचाव केंद्रों में जाना, उन छोटे जानवरों को देखना जो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी चेहरे पर सच्ची नरमी दिख जाती, आंखों की उदासी पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उस दर्द के साथ जीना सीख रही थी। अक्सर एक बच्चों के हॉस्पिटल जाती जो संस्था चलाती थी, बाहर बैठकर बीमार बच्चों को देखती। एक बार एक छोटा बच्चा, वही बीमारी जो मुझे थी, कीमो से बाल गिर चुके, फिर भी मुस्कुरा रहा था। उस पल बचपन की याद आ गई, पास गई, सिर सहलाया, नया खिलौना दिया। बच्चे की खुशी भरी मुस्कान ने ठंडे दिल में हल्की गर्माहट भर दी। सियांग की भी मदद करना चाहिए, पैसे लगाकर दुकान खोलने में, लेकिन सियांग ने फिर मना कर दिया। मैडम, आपकी नेकी की कदर करती हूँ, लेकिन अपने हाथों से कमाना चाहती हूँ। अब संस्था में स्वयंसेवक भी हूँ, बेसहारा जानवरों को बचाती हूँ, अच्छा लगता है। शायद नियन यही चाहता था कि हम अपने अपने तरीके से अच्छा जिएं। इंसिस्ट नहीं किया, उसकी पसंद का सम्मान किया। दिल से शुक्रगुजार थी कि मेरी आखिरी जिंदगी में ऐसा सच्चा साथी मिला। सियांग खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, वो कहती थी, सोया सॉस के साथ सादा बन भी दावत जैसा लगता है। आवाज शांत, असल में पता था बहुत भूखी होती थी, कोई चारा नहीं था, लेकिन जब ये कहती आंखें चमकती जैसे सच में कोई शाही खाना खा रही हो। चुपचाप सुनती रही, नाखून हथेली में गड़ा लिए ताकि रो ना पड़े। ये छोटी छोटी बातें डायरी के शब्दों से भी ज्यादा काटती थी। अब सब समझ चुकी थी। सर्दियों में ठंडे पानी के साथ सूखे बन खाना, दर्द में बिस्तर के पास कांपना, शिकायत नहीं। चांग की गीली जीभ से आंसू पोंछना, उस जगह का पता भी लिया जहां पहले रहता था। बस्ती अब खत्म, बड़ी इमारतें, फिर भी अक्सर वहां ड्राइव करके जाती। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करती, कुछ नहीं करती, बस इमारतों को देखती। सोचती कि मैं कैसे बीमारी के साथ हर दिन जूझता था। कंपनी अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन पहले वाली जान लगाने वाली ऊर्जा गायब। बाहर वाले कहते, भाई की घटना के बाद बदल गई है, अधिकार बांट दिए, खुद सब कंट्रोल करने की कोशिश नहीं। लोग कहते समझदार हो गई, चैरिटी में लगी है, लेकिन सिर्फ लिनी जानती थी कि अंदर अब भी सुकून नहीं। कमरे में डायरी की कॉपी रखी, किनारे घिस चुके, पास में ढेर लिवर कैंसर के इलाज, दर्द निवारण, मानसिक हस्तक्षेप के कागजात, जैसे लंबी तहकीकात कर रही हो। मकसद शायद उस बीते को बार बार बदलने की कोशिश जो बदला नहीं जा सकता। वक्त तेजी से गुजरा, 3 साल बीत गए उस लाइफ के बाद जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। संस्था ने हजारों परिवारों की मदद की, कई सम्मान मिले, लेकिन एक बरसाती शाम फोन बजा सेनेटोरियम से, व्यू का कॉल। गोद लिया भाई, विदेश में। आवाज हिचकिचाती, बहना, मैं तुम्हारे विदेश वाले घर में पुरानी चीजें सहेज रहा था। एक एल्बम मिला, बहुत छुपा हुआ, उसमें नियन के बचपन की तस्वीरें हैं और कुछ डायरी के पन्ने जो तुमने अपनी किशोरी में लिखे, कभी किसी को नहीं दिखाए। मैंने पढ़े, कुछ बातें पता चली, शायद तुम भी भूल चुकी हो, मम्मी पापा की मौत से पहले और बाद की, कुछ धुंधली, जैसे जानबूझकर छुपाई गई हो। हाथ हल्का कांपा, बारिश की बूंदें शीशे पर, दिल में बेचैनी। व्यू से कहा, सब वापस भेज दो। कुछ दिनों बाद पार्सल आ गया, एल्बम के साथ पीले पड़े कागज, किशोर वांतांग की लिखावट, जल्दी जल्दी, जज्बात साफ। वो रात याद आई, मम्मी पापा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले बड़ा झगड़ा, कंपनी का बड़ा फैसला। पापा खतरा उठाना चाहते थे, माँ साथ दे रही थी। उस वक्त की वांतांग ने जबरदस्त विरोध किया, गुस्से में बोली, ऐसा करेंगे तो सब तबाह हो जाएगा। डायरी में पापा की जिद पर नाराजगी लिखी थी, आने वाले कल का डर भी, और आखिरी लाइन, अगर कभी ये परिवार टूटा तो वजह वही होंगे। ये शब्द जो वक्त के साथ दब गए थे, अचानक जंग लगी चाबी बनकर यादों का बंद दरवाजा खोल गए। कुर्सी पर गिर गई ठंडे पसीने में, और तब सब याद आ गया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो उसी झगड़े की वजह से था। विदा करने भी नहीं गई,
सालों तक अंदर का दुख और अपराध बोध इतना भारी था कि इस याद को खुद से छुपा लिया। बस याद था कि मम्मी पापा कितना प्यार करते थे और खुद कितनी लाचार थी। अब समझ आया, जब नियन बीमारी का दर्द झेल रहा था, मैं भी अपने अंदर एक और अपराध बोध लेकर जी रही थी, माँ बाप की मौत का। हमेशा सोचती थी कि नियन का जाना मेरी नाकामी की सजा है, लेकिन अब लगा शायद उस दिन बोले कड़वे बोलों का भी नतीजा था, एक तरह की सजाया। ये ते दर्द अपराध बोध कुचल रहा था। 2 दिन कमरे में बंद रही। बाहर आकर लिनी से बोली, नियन और चांग और मम्मी पापा की कब्र पर जाऊंगी, कब्रिस्तान में, जहां अब मेरी और चांग की कब्र माँ बाप के पास ही थी, जो वानतांग ने बाद में बंदोबस्त किया। तस्वीर में मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। चांग पैरों के पास काले कोट में हल्की बारिश में बिना छतरी खड़ी काफी देर तस्वीर देखती रही, फिर घुटनों पर रो नहीं रही थी, बस हाथों से तस्वीर पर जमा पानी साफ कर रही थी। नियन नियन, लगता है तुम्हारी बहन कुछ समझने लगी है। हमेशा सोचती थी कि काफी नहीं थी, इसलिए तुम्हें खोया। अब पीछे मुड़कर लगता है शायद बहुत पहले से परिवार की तकदीर मुश्किल राह पर धकेली जा चुकी थी। पापा को खतरा लेना ही था, माँ ने साथ दिया, मैं उस वक्त बहुत जिद्दी थी, और तुम्हारी बदकिस्मत बीमारी, सब मिलकर ही शायद आगे जो हुआ उसका सबब बने। तुम्हारी बहन गलत थी, या कम उम्र में बेवकूफी भरी बातें कहीं, बाद में भी गलत रही, बस खुद को साबित करने में लगी। समझी ही नहीं कि तुम सब ढोंग कर रहे थे। सच्चाई पता चली तो खुद को सजा देना सीखा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तक भूल गई। धीरे से बोली, तुम चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं, पहले लगता था नामुमकिन है। तुम्हारे बिना कैसे? थोड़ी देर रुकी, बारिश बालों से बह रही थी आंसुओं के साथ। इस बार खुद को रोका नहीं, लेकिन अब कोशिश करूंगी। सच में आवाज धीमी लेकिन मजबूत, तुम्हारी तरफ से संस्था आगे बढ़ाऊंगी, तुम्हारे जैसे बच्चों की मदद, कंपनी को भी ऐसा बनाऊंगी जो और लोगों के काम आए। अपनी जिंदगी कबूल करने की कोशिश करूंगी। व्यू को भी वो बच्चा भी आसान जिंदगी नहीं जी रहा। फुसफुसाई, नियन, शायद कभी खुद को पूरी तरह माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वादा करती हूँ अब बीते में नहीं फंसूंगी, अच्छे से जीऊंगी, तुम्हारी यादों को साथ लेकर। शायद यही तुम देखना चाहते थे, है ना? झुककर माथा ठंडी कब्र पर टिकाया, जैसे उस पार से कोई जवाब महसूस करना चाहती हो। थोड़ी देर बाद बारिश थमी, बादलों से हल्की धूप कब्रिस्तान पर पड़ती, सफेद गुलदाउदी पर चमक, पंखुड़ियों पर जमी बूंदें दमक रहीं। धीरे धीरे खड़ी हुई, आखिरी बार तस्वीर देखी, फिर मुड़कर चलती। कदम पहले जितने भारी नहीं, अब भी धीमे, लेकिन उनमें अजीब सी मजबूती। पस के चीड़ के पेड़ों से हवा गुजर रही थी, हल्की सरसराहट, जैसे कोई लंबी सांस छोड़ रहा हो, या फिर राहत की धीमी फुसफुसाहट। शायद यही कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, माफी, पछतावे और प्रायश्चित की कहानी, और उन जख्मों के साथ आगे बढ़ने की। वानतांग की जिंदगी आखिरकार उस सबसे दर्दनाक अध्याय को पार कर चुकी थी। नया अध्याय शुरू हो रहा था, जिसमें अब भी गहरा दर्द था, लेकिन साथ साथ एक हल्की सी शांति भी धीरे धीरे जगह बना रही थी। जिंदगी की लय बदल गई, अब भी व्यस्त, लेकिन पहले जैसी खुद को सजा देने वाली बेचैनी नहीं। बाकायदा इलाज शुरू किया, अंदर की उलझने सुलझाने के लिए। माँ बाप की मौत का अपराध बोध, मुझे जरूरत से ज्यादा बचाने की चाह, जो बाद में टूटकर पछतावे में बदल गई। आसान नहीं था, नींद ना आना, मिजाज बदलना, लेकिन हार नहीं मानी। व्यू के साथ रिश्ता भी बदलने लगा। पहली बार खुद फोन किया, लंबी विदेशी कॉल, पुरानी बातें ज्यादा समझाई नहीं, बस दिल से शुक्रिया कहा, भूले हुए हिस्से दिखाने के लिए। कहा कि दूरी और असुरक्षा समझती है। साफ कहा, खून का रिश्ता हो या ना हो, अब हम परिवार हैं। सच्चा जुड़ाव बनाना चाहती हूँ। संस्था बढ़ती गई, अब सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, पेशेवर टीमें बनाई, इलाज, मानसिक सहारा, दर्द निवारण। एक सालाना रात्रिभोज में एक लड़की जिसने इलाज पाया, हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आपकी और नियन की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली। उस पल दिल में सिर्फ राहत नहीं, अजीब सी शांति, जैसे मेरी जिंदगी किसी और तरीके से आगे बढ़ रही हो। अब भी कब्रिस्तान जाती, लेकिन हर बार दुख में डूबी नहीं। कभी सूरजमुखी ले जाती जो मुझे पसंद थे, कभी चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी सुनाती। संस्था का हाल, कंपनी की परेशानियां, जैसे पहले मैं पास बैठा सुनता था। एक बार चांग की छोटी कब्र के सामने नया खिलौना रखा, चांग इसका ख्याल रखना। वक्त उड़ता गया, 2 साल और एक कारोबारी फोरम के बाद होटल की लॉबी में अचानक पुराना चेहरा मिला, वही रिपोर्टर लिन, जिसने उस दिन डायरी लाइफ पढ़ी। अब मीडिया में बड़ा नाम, बालों में हल्की सफेदी, मुस्कुराते आगा आया, आंखों में अब भी हल्की तलाश, मैडम बहुत दिन हो गए। शांत स्वर में हाथ मिलाया, रिपोर्टर साहब कैसे हैं? कैफे में बैठे, सामान्य बातों के बाद लिन हिचकिचाया, मैडम इन सालों में ठीक हैं? कॉफी कप घुमाते खिड़की से चमकते शहर को देखते हुए बोली, पूरी तरह ठीक तो नहीं, बुरा भी नहीं, बीते के साथ जीना सीख लिया, शायद यही बड़ा होना है, बस कीमत बहुत भारी थी। रुकी, फिर बोली, उस डायरी ने बहुत लोगों को बदला, मुझे भी। जिंदगी की नाजुकता और रिश्तों की अहमियत समझाई। हमेशा ठीक से शुक्रिया कहना चाहती थी, और माफी भी। लिन ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपने मुझे नियन नियन की आखिरी आवाज सुनाने दी। दर्दनाक था, लेकिन अगर वो डायरी नहीं होती, शायद आप हमेशा उस झूठ में जीती जो खुद बनाया था, और वो उसके लिए गैर मुनासिब होता। थोड़ी खामोशी, फिर लिन ने जैसे फैसला किया, बैग से हल्का पीला पड़ा लिफाफा निकाला,
हैरान हुई। ये क्या है? लिन धीरे से बोला। डायरी के साथ मिला था जब मैंने नियन की चीजें सहेजी। उस वक्त देने का सही मौका नहीं लगा, अपने पास रखा। अब लगता है आपको मिलना चाहिए। दिल एक पल रुका, धीरे से खोला। अंदर कोई खत नहीं, एक पुरानी रंगीन ड्राइंग जैसे कॉपी से फाड़ी गई हो। किनारे ऊबड़ खाबड़, नीला आसमान, चमकता सूरज, हरी घास, एक लड़की पोनीटेल में मुस्कुराती, खुद वांतांग छोटी। एक हाथ से छोटे लड़के का हाथ पकड़े, मैं नियन। दूसरे हाथ में छोटा पिल्ला, चांग। पीछे मम्मी पापा मुस्कुराते। ऊपर कोने में टेढ़े मेढ़े लेकिन ध्यान से लिखे शब्द, माय फैमिली। बनाने वाला नियन। ख्वाहिश काश मेरी बहन हमेशा खुश रहे। पीछे और भी छोटे जल्दी जल्दी लिखे शब्द बाद में जोड़े गए, बहना माफ करना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नजर धुंधली हो गई, जैसे मैं दिख रहा था आखिरी पलों में, दर्द से कांपते हाथों से ये ड्राइंग बनाते हुए। वो परिवार जिसे सबसे ज्यादा चाहता था लेकिन कभी पा नहीं सका। दिल में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ माफी और प्यार। उस पतले कागज को कस पकड़ लिया, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज आंसू गिरने लगे, लेकिन जल्दी से उंगलियों से पोंछ दिए, डरते हुए कि कहीं मेरे छोड़े निशान मिटना। आवाज टूट गई। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता था। लिन की आंखें भी भर आई, चुपचाप सिर हिलाया। उस रात ड्राइंग को सावधानी से फ्रेम किया, कमरे में टांग दिया। पास में डायरी की कॉपी। काफी देर खड़ी रही, बस देखती रही। आने वाले दिनों में वांतांग फिर से ही ताकतवर सीईओ बन गई, कारोबार में मशहूर। वांतांग फिर से वही बाहर से पहले जैसी मजबूत, लेकिन दिल के सबसे गहरे कोने में उस 18 साल के लड़के और उसके पिल्ले के लिए एक कोमल जगह हमें बनी रही। अब भूलने की कोशिश नहीं करती, याद रखना चुन लिया। इस भारी प्यार को साथ लेकर दुनिया में आगे बढ़ती रही, वैसे जीने की कोशिश जैसा मैं देखना चाहता था। जानती थी कि जिंदगी की बारिश फिर कभी लौट सकती है, लेकिन अब दिल में मेरे और अपने लिए एक हमेशा की गर्म छतरी बना ली थी। ये कहानी पूरी तरह खुशगवार अंत नहीं थी, लेकिन अब इसमें सच्ची पूर्णता थी, जख्मों के साथ भी आगे बढ़ने की। जिंदगी धीरे धीरे नई सामान्यता में ढली। वो ड्राइंग माय फैमिली दिल के सबसे ठंडे कोने में छोटी सी रोशनी बन गई। दुख मिटाया नहीं, लेकिन तीखे अपराध बोध को कम किया। अब समझ आया कि मैं सिर्फ दर्द और पछतावा देकर नहीं गया, बल्कि सच्चा साफ प्यार और दुआ भी देकर गया। यही समझ ताकत बन गई। अपनी जिंदगी खुद गढ़ना शुरू किया, सिर्फ काम नहीं, पुराना शौक तैल चित्रकारी फिर से शुरू। हफ्ते के आखिर की कक्षाएं, तारपीन की खुशबू, तुलिका का कैनवास पर चलना पुरानी शांति देता। मंजर बनाती, खामोश चीजें बनाती, लेकिन कभी इंसानों को नहीं, खासकर अपने परिवार को, क्योंकि मेरी बनाई ड्राइंग ही काफी थी। उसे खराब करने की हिम्मत नहीं। व्यू के साथ रिश्ता भी सहज हो गया। पढ़ाई पूरी करके वापस आया, लेकिन वो कंपनी नहीं गया। खुद मेहनत से टेक्नोलॉजी कंपनी में लगा। पसंद का सम्मान किया। रहनुमाई चाहिए तो सलाह दी, हुक्म नहीं। कभी कभी साथ खाना, काम की बातें, जिंदगी की बातें, जैसे असली भाई बहन। एक बार व्यू अपनी प्रेमिका को मिलाने लाया। लड़की थोड़ी घबराई, मुस्कुराकर लाल लिफाफा दिया। अच्छे से रहना, एक दूसरे को समझना। उस पल सोचा, अगर नियन होता शायद वो भी यहाँ होता, मेरे बगल में मुस्कुराता। कुछ लोग साथ ना भी हों, फिर भी हमारे लिए खुश होते हैं। बहना, खुश रहना। वक्त बीतता गया। 10 साल। बालों में सफेदी, आंखें ज्यादा शांत। धीरे धीरे बोझ कम किया। रणनीति और भलाई पर ध्यान। बगीचे में सूरजमुखी और सफेद गुलदाउदी लगाए। एक फिल्मसाज ने संपर्क किया, नियनचांग की कहानी पर फिल्म बनाने। सोचकर हाँ कही, शर्त रखी, सच दिखाया जाए, ध्यान संस्था के काम पर हो। कैमरे में शांत और पुरेकीन। जब संस्था की बात करती, आंखों में चमक। किसी ने पूछा, उस अंधेरे से कैसे बाहर आई? धीरे से बोली, बाहर नहीं आई, बस उसे साथ जीना सीख लिया। जिनसे प्यार करते हैं वो हमेशा हमारा हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म ने दिल छू लिए। कहानी मिसाल बन गई। टूटने के बाद खुद को फिर से बनाने की। व्यू की शादी में खड़ी नए जोड़े को देख रही थी। अनजाने में सोच रही, अगर नियन होता शायद यहाँ होता, पास खड़ा, मुस्कुराता। वक्त बीतता गया। वांतांग अब दादी बन चुकी। छोटी सी पोती न्यानिन को गोद में लिए। बच्ची की आंखें बिल्कुल मेरी जैसी। गाड़ी में बैठाकर सूरजमुखी के बीच टहलाती। देखो, ये तुम्हारे चाचा और चांग हैं, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। न्यानिन 3 साल की हुई। साफ बोली दादी। उस एक शब्द ने दिल में कुछ हल्का किया। साथ वक्त बिताने लगी। परियों की कहानियां सुनाती, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं लेती। शायद दर्द अब भी गहरा। कारोबारी दुनिया में मिसाल बन गई। सब देखा, अंधेरी रातें, टूटना फिर जुड़ना। धीरे धीरे पीछे हटने लगी। बगीचे का ख्याल, फूलों को खिलते मुरझाते देखना। एक रात न्यानिन ने आसमान की सबसे चमकीली तारे की तरफ इशारा किया। दादी, वो चमक रहा है। मुस्कुराकर बोली, शायद तुम्हारे चाचा हमें देख रहे हैं। 70वें जन्मदिन पर व्यू ने हाथ से बनाया फोटो एल्बम दिया। पहले पन्ने पर माय फैमिली मूवी। न्यानिन ने छोटे छोटे हाथों से लिखा, परदादा परदादी, चाचा, चांग और हम आखिरी पन्ने खाली। व्यू बोला, बाकी हम साथ भरेंगे। तस्वीर हल्के से छुई, आंखें नम, होठों पर सुकून भरी मुस्कान। ये तोहफा बता रहा था, मैं कभी भुलाया नहीं गया। अब भी परिवार की यादों में जिंदा हूं। पुरानी चीजें सहेजी। लेबल लगाए ताकि न्यानिन जाने उसका परिवार कहां से आया। आखिर में वांतांग, जिसने पूरी जिंदगी भलाई और दूसरों की मदद में लगा दी, अपने बुढ़ापे में शांति से जी। आखिरी पलों में धीरे से बोली, मम्मी पापा, नियन, तुम मुझे लेने आए हो।
माफ करना ख्याल नहीं रख पाई। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे एक बच्ची रो रही हो। लेकिन जब आखिरी सांस ली, चेहरे पर शांत, संतुष्ट, मासूम मुस्कान, जैसे आखिरकार सुकून मिल गया हो।